Here is the lecture second on the cell cycle. Now what is cell cycle? तो सेल साइकिल होता क्या है? तो सेल साइकिल सिंपली ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स. सेल साइकिल इज सिंपली एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स. सीरीज ऑफ इवेंट्स इसमें हो जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर वाइज हो जाते हैं, वो ऑर्डर्ड सीरीज वाइज इवेंट्स हो जाते हैं. तो इसलिए हम वन वर्ड डेफिनेशन कर देंगे सेल साइकिल की. इट्स एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स. सिंगल लाइन डेफिनेशन of cell cycle is simply the cell cycle is the ordered series of events. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियली हो जाते हैं, और इन सीक्वेंशियली इवेंट्स में एक सेल क्या हो जाती है, वो अपने आप को डुप्लीकेट करती है और अपने जीनोम को, जो उसका जीनोम होता है उसको डुप्लीकेट करती है, और उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स. तो इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में ये जो सीक्वेंस वाइज इवेंट्स होते हैं, वहां पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती है. सेल साइकिल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होती है, उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट से एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम. एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, और डुप्लीकेट दैट मीन्स डबल, वो उसको क्या करती है, कॉपीज बनाती है, डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को. तो जब एक सेल अपने जीनोम को एक सीक्वेंस वाइज तरीके से पहले डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है इनटू two daughter cells, that is called as the cell cycle. The sequence of events in which a cell duplicates its genome, in which जिसमें एक सेल ये अपना जीनोम डुप्लीकेट करती है. in which a cell duplicates its genome and eventually divides into two daughter cells. और उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में, दैट्स कॉल्ड एज द सेल साइकिल. ये तो डेफिनेशन हो गई सेल साइकिल की. दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाती है. दैट्स कॉल्ड एज सेल साइकिल. उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं. ठीक, तो दिस इज नोन एज सेल साइकिल. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और इन सीक्वेंशियल इवेंट से क्या हो जाता है, एक सेल डुप्लीकेट अपने जीनोम को करती है, जेनेटिक मटेरियल को वो डुप्लीकेट करती है, और उसके बाद वो सेल क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स. दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल. अब जो ये सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में दो फेजेस आ जाते हैं. देयर आर टू फेजेस इन द सेल साइकिल. वन इज कॉल्ड एज इंटरफेज एंड अनदर इज कॉल्ड एज एम फेज. दो फेजेस होते हैं जिसमें एक सेल पहले डुप्लीकेट करती है, और उसके बाद सेल अपने पहले अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, और उसके बाद खुद ये डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स. लेकिन ये जो सारा सीक्वेंशियल इवेंट्स, ये जो सारी प्रोसेस है सेल साइकिल की, ये कैटेगराइज, ये डिवाइड हो गई है इनटू टू फेजेस में. ये डिवाइड हुई है इनटू टू फेजेस. वन फेज इज कॉल्ड एज द एम फेज एंड अनदर इज कॉल्ड एज द इंटरफेज. तो पहला वाला फेज होता है इंटरफेज, एंड द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज द एम फेज. तो दो फेजेस इसमें आते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. जो एक्चुअल डिवीजन हो जाता है, जब सेल एक एक्चुअल डिवीजन करती है, जहां जो वो पीरियड होता है जिसमें एक सेल एक्चुअल डिवीजन करती है. पहले मैं यहां पर लिखूंगा, दो फेजेस होते हैं, सेल साइकिल दो फेजेस में होता है. सेल साइकिल दो फेजेस में होता है. वन इज कॉल्ड एज इंटरफेज एंड अनदर इज कॉल्ड एज एम फेज. इंटरफेज एंड एम फेज, और एम फेज होता है. तो ये जो दो फेजेस हैं, इन्हीं फेजेस से एक सेल डुप्लीकेट होती है, अपने जीनोम को करती है, फिर उसके बाद इवेंचुअली ये
डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स में। तो ये जो दो फेजेस है, इंटरफेज एंड एम फेज, अब इन दोनों फेजेस में जो एक्चुअल जो पीरियड ऑफ एक्चुअल डिवीजन होता है, जिसमें दैट मींस एक्चुअल डिवीजन का पीरियड, या हम कहेंगे विजिबल माइटोसिस, जो हमें देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ दैट सेल। तो डिवीजन ऑफ सेल बेसिकली हो जाता है इन द एम फेज, जो हम विजिबल देखते हैं कि एक सेल डिवाइड हो गई है, एक सेल डिवाइड हो गई है, तो वो विजिबिलिटी ऑफ दैट डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन द एम फेज। तो दैट मीन्स एक्चुअल डिवीजन जो होता है सेल का, जब एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, दैट हैपन्स इन द एम फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज। तो इसको हम एक्चुअल डिवीजन फेज बोलते हैं। ये एक्चुअल डिवीजन फेज है, दिस इज नोन एज एक्चुअल डिवीजन फेज। तो इसी में सेल एक डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स में। एक्चुअल डिवीजन ऑकर्स इन द एम फेज। जो इंटरफेस होता है, अब इंटरफेस क्या है, वी टॉक ऑफ द इंटरफेस। जो इंटरफेस होता है, ये वो वाला टाइम है, ये वो वाला फेज है जिसमें एक सेल जो है ये अपने आप को प्रिपेयर करती है, किसके लिए, फॉर डिवीजन के लिए। ये एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, ग्रो हो जाती है, अपने आप को फुली मैच्योर करती है फॉर डिवीजन, फॉर एक्चुअल डिवीजन। तो वो इस फेज में होता है, दैट मीन्स प्रिपेयरिंग, सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन, वो इंटरफेज में होता है, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। तो सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवीजन के लिए, सेल्स प्रिपेयरिंग ऑफ डिवीजन। तो जो सेल्स प्रिपेयर करती है खुद को डिवीजन के लिए, तो वो प्रेपरेटरी फेज, जो प्रेपरेशन का फेज होता है, वो इंटरफेज हम उसको कहते हैं। तो इंटरफेज में सेल प्रिपेयर हो जाती है डिवीजन के लिए। तो इस प्रेपरेशन में क्या हो जाता है, इस प्रेपरेशन में सेल की ग्रोथ हो जाती है, सेल ग्रो हो जाती है, और इसका जो डीएनए होता है, डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है, डीएनए भी रिप्लिकेट, डीएनए रिप्लिकेशन जो होती है वो इंटरफेज में ही होती है। सेल एक ग्रो हो जाती है और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, उसके साथ साथ जो डीएनए रिप्लिकेशन हो जाती है, डीएनए रिप्लिकेशन भी इंटरफेज में ही होती है, वो भी एक ऑर्डर मैनर में डीएनए रिप्लिकेशन हो जाती है इंटरफेज में। इंटरफेज जो है, अब इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है एक सेल का, और इंटरफेज खुद डिवाइड हो गया है इनटू थ्री फेजेस में। इंटरफेज is further divided, interface itself is divided into three phases। तो पहला फेज हम लेके जाएंगे पहले, इंटरफेज। तो इंटरफेज एक अहम फेज है सेल साइकिल में। तो इस फेज में मैंने कहा कि सेल अपने आप को क्या करती है, सेल ग्रोथ हो जाती है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द एक्चुअल सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ इसमें हो जाती है, और इसमें डीएनए रिप्लिकेशन भी हो जाती है, लेकिन वो डीएनए रिप्लिकेशन एक ऑर्डरली मैनर में हो जाती है। अब ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज खुद डिवाइड हो गया है, दिस इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। इंटरफेज खुद डिवाइड हो गया है तीन फेजों में। अब कौन कौन से फेज हैं इसमें, G1, S एंड G2। तो ये तीन फेजेस हैं, इंटरफेज के तीन फेजेस हैं, G1, S एंड G2। अब देखो, जो G1 फेज है इसको हम G1 फेज कहते हैं। बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर गैप वन फेज। तो अगर हमने इसको सिंपल में लिख दिया G1 फेज, G1 फेज मीन्स गैप वन फेज। तो गैप वन फेज है ये। और ये जो S फेज है, इट इज नोन एज सिंथेसिस फेज, S फेज, ये सिंथेसिस फेज है। और ये जो तीसरा है G2, इट इज गैप टू फेज। तो ये तीन फेजेस हैं जिसमें इंटरफेस डिवाइड हुआ है। अब ये जो गैप वन फेज है, ये गैप वन फेज जो है, ये पीरियड है कहां से कहां तक, बिटवीन द एंड ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस एंड हो जाता है जब माइटोसिस एंड हो जाता है उसके बाद का जो पीरियड आ जाता है, कब तक, अप टू द स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो, अगर मैं इसको कहूं कि ये जो वो फेज है
जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंड ऑफ माइटोसिस, स्टार्ट्स अ पीरियड विच स्टार्ट्स, वो वाला टाइम जो स्टार्ट होता है आफ्टर माइटोसिस, पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर माइटोसिस, पीरियड विच स्टार्ट्स आफ्टर माइटोसिस till or up to simply up to the DNA start of DNA replication. To start up DNA replication. तो इस फेज को हम गैप वन फेज कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द गैप वन फेज. तो सिंपली ये वो वाला पीरियड है, ये वो वाला टाइम है जो स्टार्ट होता है आफ्टर माइटोसिस, एंड ऑफ माइटोसिस, आफ्टर एंड ऑफ माइटोसिस में यहां पर लिखूंगा आफ्टर एंड ऑफ माइटोसिस अप टू स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. वहां तक जो पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड एज गैप वन फेज. तो गैप वन फेज वो वाला पीरियड है जो स्टार्ट होता है आफ्टर द एंड ऑफ माइटोसिस, और ये क्या हो जाता है, कहां तक ये रहता है ये गैप वन फेज, after the start of DNA replication. That phase is called as the gap one phase. In interphase उस phase को हम gap one phase कहते हैं, जो start होता है after the end of mitosis और कब तक रहता है, up to the start of DNA replication. That phase is called as the gap one phase. अब synthesis phase क्या है? Synthesis phase वो वाला phase है जिसमें DNA synthesis हो जाती है. Synthesis phase simply that phase in which DNA synthesis occurs, जिसमें DNA synthesis होती है. The phase in which DNA synthesis occurs that is called as the synthesis S phase. उसको हम S phase कहते हैं. और गैप टू फेज क्या है? गैप टू फेज वो वाला फेज है, अगर मैं गैप टू फेज की बात करूं तो गैप टू फेज वो वाला टाइम पीरियड है जिसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो भी टाइम आता है और अप टू द इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक फेज, एम फेज के स्टार्ट होने में. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद द फेज विच स्टार्ट्स आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन अप टू initiation, up to start or initiation of mitotic phase. तो माइटोटिक फेज स्टार्ट होने तक जो टाइम पीरियड है दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द गैप वन फेज. तो गैप वन फेज सिंपली इज द टाइम पीरियड, ये वो टाइम है, और सिंपली द पीरियड मैं कहूँगा सिंपली द पीरियड विच स्टार्ट्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, period after DNA replication up to initiation of mitotic phase. That period is called as the gap 2 phase. तो उसको हम गैप टू फेज कहते हैं. अब ये जो गैप टू फेज, गैप वन फेज और सिंथेसिस फेज है, तो ये तीनों फेजेस बना के इंटरफेज बन जाता है. नाउ इस इंटरफेज में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे. ये जो इंटरफेज है, सेल अपने आप को सेल साइकिल से बाहर निकाल सकती है. एक सेल अपने आप को विड्रा कर सकती है फ्रॉम द सेल साइकिल. किस फेज में? जी नॉट फेज में. उसको हम जी जीरो फेज भी बोलते हैं. जी जीरो फेज, जी नॉट फेज, ये वो वाला फेज होता है, अगर मैं साइक्लिक तरीके से यहां पर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज एम फेज, इसको मैं एम फेज दिखता हूं, तो यहां पर क्या है, दिस इज G2 फेज, यहां पर क्या है, दिस इज S फेज, और यहां क्या है, ये है फॉर एग्जांपल G1 फेज. और G1 और M फेज के दरमियान एक और फेज आता है दैट इज कॉल्ड एज G नॉट फेज. इसको हम G नॉट फेज बोलते हैं. तो ये G नॉट फेज, G जीरो फेज जो है, तो सेल अपने आप को इस G नॉट फेज में से, हाँ, इस G नॉट फेज से अपने आप को निकालती है. अगर सेल को विड्रा करना होगा सेल साइकिल से, दैट सेल विल एग्जिट फ्रॉम द G नॉट फेज. तो सेल इज विड्रा करती है, सेल इज विड्रा, इफ ए सेल विड्रास फ्रॉम सेल साइकिल, अगर सेल्स विड्रा होंगी सेल साइकिल से, दैट
उनकी एग्जिट कहाँ से होगी फिर? From the G naught phase. G naught phase is a phase where a cell can leave the cell cycle, or cell can remain just dormant. Cell can remain in the G naught phase. It can remain in a resting phase till hundreds of years in the G naught phase. तो G naught phase में एक cell hundreds of years के लिए dormant रह सकती है, वो अंडरगो डिवीजन नहीं करेगी अगर एक सेल जी नॉट फेज में है, या जी नॉट फेज में से सेल्स अपने आप को सेल साइकिल से निकालने के लिए वो किस फेज में जाती हैं? वो जी नॉट फेज में दाखिल होती है और वो विड्रॉ करती है फ्रॉम द सेल साइकिल। तो ये जो तो जी नॉट फेज में सेल्स क्या हो जाती हैं, वो एग्जिट भी कर सकती हैं, या बहुत ईयर्स तक, बहुत सालों तक वो इसी जी नॉट फेज में रहकर एक रेस्टिंग फेज में रह जाती हैं। जो भी हमारी बॉडी में सेल्स है, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी, वो किस फेज में है? जी नॉट फेज। मोस्ट सेल्स इन आवर बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, वो जी नॉट फेज में है। मोस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर इन जी नॉट फेज, वो जी नॉट फेज में है। जो भी बहुत सारी सेल्स हमारे, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हमारी बॉडी में है, वो जी नॉट फेज में है। अब जो न्यूरॉन्स, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल सेल्स की, तो न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, जो किस में है? जी नॉट स्टेट में। न्यूरॉन्स और जो मसल सेल्स है, स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स और जो न्यूरॉन्स है, स्केलेटल मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द जी नॉट स्टेट। और जी नॉट स्टेट में पता ही है कि जब जी नॉट स्टेट में एक सेल होगी, दैट विल नेवर अंडरगो द सेल डिवीजन, तो उसका सेल डिवीजन हो ही नहीं जाएगा, उसका सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जी नॉट फेज इज द रेस्टिंग फेज, नो सेल डिवीजन कैन ऑकर इन दिस फेज। तो ये एक रेस्टिंग फेज है और ये एग्जिट फेज भी है। तो अगर न्यूरॉन्स की मैं बात करूं या स्केलेटल मसल्स की मैं बात करूं, स्केलेटल मसल्स एंड द न्यूरॉन्स, दे ऑलवेज in our body, they are in the G naught phase. That is why neurons never divide. न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूरॉन्स, एक और रीजन भी है कि न्यूरॉन नहीं डिवाइड करते, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द जी नॉट फेज, दे आर प्रेजेंट, इट इज वन रीजन। उसमें एक और रीजन भी है व्हाई न्यूरॉन्स डोंट डिवाइड। वन ऑफ द रीजन व्हाई न्यूरॉन्स और द स्केलेटल मसल सेल्स, व्हाई दे आर नॉट डिवाइडिंग, it is because those cells are present in the G naught phase. Those cells are basically present in the G naught phase, and that the cells which are present in the G naught phase, they will never divide. It is simply a resting phase for the cells. Now, जो मोस्टली 95% का जो टाइम है सेल साइकिल में, 95% का टाइम इंटरफेज में ही स्पेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन सेल्स जो है, उनका सेल साइकिल, एक कंप्लीट सेल साइकिल होने के लिए वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। 95%, दैट मीन्स खाली मैं कहूँगा 95% मीन्स मैं कहूँगा एट लीस्ट 23 आवर्स स्पेंड हो जाते हैं इंटरफेज में। खाली 1 आवर स्पेंड होता है एम फेज में। एम फेज खाली 1 ही आवर लेता है टू गेट कंप्लीटेड, while as 23 hours in the human cells, human body cells में एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट मीन्स 95% ऑफ द टाइम इज स्पेंड इन द इंटरफेस। मोस्ट सेल्स, जो भी अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात करूं, दैट मीन्स 23 आवर्स आर स्पेंट इन द इंटरफेस, वेल एज ओनली 1 आवर इज स्पेंट इन द एम फेज। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम in the cell cycle, 95% of the time is spent in the interface. तो 95% टाइम स्पेंड होता है इंटरफेस में। in interface, तो this means that the interface is the longest phase of cell cycle. तो longest phase जो है, अगर मैं इन दो फेज की बात करूं, एम फेज और इंटरफेस की, तो बिटवीन द एम फेज एंड इंटरफेस द लॉन्गेस्ट फेज इज द इंटरफेस, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है इंटरफेस में। अब जो ये इंटरफेस है, हमने कहा कि जो इंटरफेस ये डिवाइड हो गया है इनटू 3 फेजेस, G1, G2 एंड S फेज, G1, S एंड G2 फेज में। तो इंटरफेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज
तो वो आ जाता है G1 फेज। G1 फेज अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इंटरफेज में 23 आवर्स लगते हैं, तो G1 फेज 11 आवर्स लेता है टू गेट कंप्लीट। एस फेज जो है वो 8 घंटे लेता है, 8 आवर्स लेता है वो टू गेट कंप्लीट। और G2 फेज जो लेता है वो 4 घंटे लेता है टू गेट कंप्लीट। तो ये आते हैं 23 आवर्स। 8 4 हो गए 12, 12 11 हो गए 23, तो ये आते हैं 23 आवर्स। तो दैट मीन्स 23 ह्यूमन सेल्स में 23 आवर्स स्पेंड होते हैं इन द इंटरफेस, एंड द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेस इज G1 फेज। This point should be you should note this point, that longest phase of the interface is G1 phase, 11 hours, 11 hours में ये complete होता है। और इंटरफेस का सबसे शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस इज G2 फेज। ओके, बट सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज इज इंटरफेस, और इंटरफेस में G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। एंड M फेज, ये तो इंटरफेस की बात थी, M फेज टेक्स ओनली 1 आवर। M phase takes only 1 hour to get complete. That means M phase is the quickest phase. Cell cycle में M phase quickest phase होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज है। इसीलिए इंटरफेज जब इतना लॉन्गेस्ट है, इंटरफेज को कभी कभार कहा जाता है इट्स अ रेस्टिंग फेज। अगर हम कभी कहते हैं कि कभी इंटरफेस, हाँ इंटरफेस में हमें कोई डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन जब नजर ही नहीं आता, हम उसको कहते हैं इट इज बेसिकली इट इज रेस्टिंग फेज। लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं होता है, इट इज एक्चुअली जो सबसे ज्यादा वर्क है, एक्टिव फेज जो सेल साइकिल में, दैट इज इंटरफेज। इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज। ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है, मोस्ट एक्टिव फेज, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी में होता है। मोस्ट एक्टिव फेज जो सेल में है वो इंटरफेज है। इसमें सेल प्रिपेयर करती है खुद को डिवीजन के लिए, उसमें इसमें सेल अपने आप को ग्रो करती है, और डीएनए रिप्लिकेशन भी होती है इसमें, वो भी एक ऑर्डरली मैनर में। और उसके बाद इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद इसमें डीएनए जो सिंथेसिस, दैट मीन्स ग्रो तो G1 में होती है, फिर सिंथेसिस दैट मीन्स डीएनए रिप्लिकेशन बेसिकली S फेज में हो जाती है। डीएनए रिप्लिकेशन जो इंटरफेज में है वो S फेज में हो जाती है। सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस इसमें S फेज में होती है। बेसिकली इंटरफेज के S फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है। तो जो अब सिंथेसिस के बाद जो डीएनए का अमाउंट होता है पर सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, वो डबल हो जाता है। आफ्टर सिंथेसिस, आफ्टर डीएनए सिंथेसिस, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है पर सेल। तो एक एक सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए हम डिनोट करेंगे कि इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C, ठीक है, दिस वाज एन इनिशियल अमाउंट जो पहले था। लेकिन आफ्टर डीएनए सिंथेसिस, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ये अमाउंट जो है ये कहाँ पहुंचा, ये डबल हो गया, दैट मीन्स इट बिकम्स 4C। 2C प्लस 2C हो गया ना 4C। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, आफ्टर डीएनए सिंथेसिस। लेकिन एक ख्याल रखना चाहिए इसमें कि इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, खाली अमाउंट डबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ जो डीएनए अमाउंट होता है वो खाली डबल हो जाता है, while as the chromosome number remains always same। क्रोमोसोम नंबर जो होता है, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, remains सेम, क्रोमोसोम नंबर remains द सेम, ठीक है। अगर सेल क्या है, अगर सब सेल डिप्लॉयड है, फॉर एग्जांपल अगर सेल डिप्लॉयड है, 2n है इसका क्रोमोसोम नंबर, इफ सेल इज डिप्लॉयड दैट मीन्स 2n, तो आफ्टर सिंथेसिस ये 4n नहीं बन जाएगा। आफ्टर सिंथेसिस तो ये 2n ही रहेगा। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ये 2n ही रहेगा। अगर डिप्लॉयड है तो ये डिप्लॉयड ही रहेंगे, बट अमाउंट ऑफ डीएनए जो है, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो जो एम फेज, इसके बाद जो एम फेज आता है, एम फेज तो आपको पता ही है, अब एम फेज में एक्चुअल डिवीजन हो जाता है। तो एम फेज स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है विद न्यूक्लियर डिवीजन।
ये स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स हो जाती है। जो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो दैट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कहते हैं काइरोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम काइरोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज काइरोकाइनेसिस। और ये न्यूक्लियर डिवीजन फॉलो होता है बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय एम्फीज में न्यूक्लियर डिवीजन फॉलो हो जाता है बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, उसका हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। So this was all about the cell cycle. It was lecture 2 on the cell cycle, and inshallah we will study cell cycle further in the upcoming video lectures.